ओके सो गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एएफएम का जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें 6 to 8 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन इज फ्रॉम म्यूचुअल फंड। मे इट बी अ सब्जेक्टिव और एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। पीपल आर लाइक बहुत टफ हो रहा है एएफएम का पेपर, थोड़ा इंस्टीट्यूट अपना बार रेस कर रहा है, बट द थिंग इज वो कॉन्सेप्चुअली चीजें पूछ रहा है। सो यू जस्ट के नॉट एक ही टाइप के क्वेश्चन रीप्रैक्टिस करना इज गुड, बट अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग आगे क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग फॉर्मेट के जो है सॉल्व कर पाओ। सो बेसिकली रिविजन क्लास में मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ म्यूचुअल फंड होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरा एक घर बनाना है, सो आई हैव 2 choices। आइदर आई कैन गेट इट डन फ्रॉम बाय माई ओन और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर। सो आप ये समझो कि मैं खुद भी कर सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी कर सकती हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं अगर खुद करूंगी तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज है, मेरे को आइडिया ही नहीं कैसे क्या करना है। इंस्टेड जो मेरा मैप है, एक आर्किटेक्ट ने मेरे को एक मैप बना के दिया कि मेरा ये घर ऐसा ऐसा दिखने वाला है, ये मैप मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को दे सकती हूँ कि आप आगे कंटिन्यू करो। सो कंसिडर दिस सिनेरियो एज कि एक कंपनी की रिपोर्ट्स आती है, एनुअल रिपोर्ट्स आती है, रिजल्ट्स आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो भी आते हैं, वो आपकी हो गई मैप। जो आपको कंपनी की रिपोर्ट्स आती है वो आप कॉन्ट्रैक्टर, आपका हो गया एक म्यूचुअल फंड एंटिटी। तो म्यूचुअल फंड एंटिटी ही उसको स्टडी करके बताए कि आपको कहाँ कैसा कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड एंटिटी क्या करती है, आप इसको पैसा देते जाते हो एंड अकॉर्डिंगली ये आपका पैसा क्लब करके अलग अलग सेक्टर्स में बाइफरकेट करके लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू क्या होता है। एक ये म्यूचुअल फंड एंटिटी है। म्यूचुअल फंड एंटिटी को पैसा कौन दे रहा है? इन्वेस्टर लोग। से जो मेरे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स आज क्लास देख रहे हैं, आप लोग सब मेरे इन्वेस्टर्स हो। इन्वेस्टर्स कौन हुए? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के पास में जैसे आप लोग आर्टिकलशिप करते हो, यू हार्डली गेट 5,000 10,000 15,000 एज योर स्टाइपेंड। तो उसमें से 2-3,000 हर मंथ यू कैन सेव। सो एवरी मंथ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप एक ही शेयर में पैसा डालो। आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? बाइफरकेशन की। विल योर पोर्टफोलियो बी बाइफरकेटेड और डाइवर्सिफाइड? नो, आपका डाइवर्सिफिकेशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपका जो अमाउंट है वो काफी कम है। तो म्यूचुअल फंड एंटिटी क्या करती है, सबसे थोड़े 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 पैसे लेके, इन्वेस्टर्स से पैसे लेके आगे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर देती है। ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी। ये फार्मा सेक्टर हो गया, ये आईटी सेक्टर हो गया, ये फूड सेक्टर हो गया, वॉट एवर इट इज, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड एंटिटी जो इन्वेस्टर्स को, जैसे शेयर मार्केट में मैं शेयर्स खरीदती हूँ, मुझे शेयर्स मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे मिलेगा यूनिट्स, और जो इन्वेस्टर है उसको बोलेंगे यूनिट होल्डर। ओके, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था। तो म्यूचुअल फंड एंटिटी क्या करती है? पूल करती है सबके रिसोर्सेस और वो आगे एक जगह इन्वेस्ट करती है। अब मैं एक और चीज इसमें बहुत अच्छी बताती हूँ, क्या होता है प्रैक्टिकली। अब हम कैसे लिंक करें, प्रैक्टिकल लिंकेज भी इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विल टेक यू थ्रू द बैलेंस शीट ऑफ दिस म्यूचुअल फंड एंटिटी। से एएमसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड एंटिटी है। इसकी आज की बैलेंस शीट मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ओके, ये इसकी हो गई बैलेंस शीट। हाँ, ये मेरी हो गई बैलेंस शीट एक म्यूचुअल फंड एंटिटी की। तो बैलेंस शीट में इसकी क्या आ गई? लायबिलिटीज, एसेट। आज म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है, एक कंपनी अगर शेयर्स इशू कर रही है तो यहाँ पे उसका आ जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटी में। अब मैं यूनिट्स इशू कर रही हूँ टू द यूनिट होल्डर्स, जो हमारे इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे मेरे यूनिट्स आ गए। से मैंने 10 लाख यूनिट्स इशू करे ₹10 के, तो मेरा 100 lakhs हो गया, कैपिटल आ गई मेरे पास। अब मेरे पास आ गया कैश 100 lakhs का। ये 100 लाख के कैश को मैंने आगे इन्वेस्ट कर दिया अलग अलग कंपनी के शेयर में, ए बी सी से 20 30 20। तो कितना मैंने इन्वेस्ट कर दिया? 30 40 50 60 70। 70 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो 70 लाख से मेरा कैश कम हो गया। और मेरे क्या है, शुरू में शेयर्स परचेज करने के लिए एंड इन्वेस्ट करने के लिए मेरे इनिशियल एक्सपेंस हो गए सिर्फ 5 लाख के। तो मेरा कैश बैलेंस कितना बचा? 100 माइनस 70 माइनस 5, दैट इज 25 लाख। तो क्या वो 25 लाख कैश हो गया, 70 लाख इधर इन्वेस्टमेंट हो गया। से मेरा कोई एक्सपेंस पेबल है, अदर कोई लाइबिलिटीज है, वो मेरे लाइबिलिटी साइड आ गए। बट पॉज, आप लोग पूछोगे मैं आपको ये सब बता के हो रही हूँ कि म्यूचुअल फंड एंटिटी की बैलेंस शीट किस काम की।
अब इसका पर्पस क्या है? म्यूचुअल फंड एंटिटी में जो पैसा लगा है वो है मेरे यूनिट होल्डर का। तो क्या ये जितने भी एसेट और लायबिलिटी है, क्या ये मेरे यूनिट होल्डर के हुए? ऑब्वियसली यस। तो इससे मैं क्या कैलकुलेट करती हूँ? नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? ये क्या टर्म है? नेट एसेट वैल्यू होता है आपके जितने नेट एसेट्स है माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटी से आप कैलकुलेट करते हो नेट एसेट वैल्यू। और मेरे पास अगर एक यूनिट है, टोटल मैंने 10 लाख यूनिट यहाँ पे इशू करे हैं, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करके मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगी। अब आप बोलोगे इसका पर्पस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आज की डे पे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने 10 रुपीज का एक यूनिट खरीदा, मैं एक हफ्ते बाद बेचने आई, तो क्या मुझे 10 रुपीज ही मिलेंगे? नो, कुछ तो मेरे इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा ना, कुछ प्रॉफिट लॉस कुछ तो चेंज आएगा। सो दैट्स हाउ, दैट इज व्हाई यू कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू। सेबी की गाइडलाइंस है कि आपको एनएवी डेली बेसिस पे निकालना रहता है। तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्सेप्ट हुआ नेट एसेट वैल्यू का। नाउ आई विल टेक यू थ्रू द नोट्स, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे फॉर क्वेश्चंस। म्यूचुअल फंड क्या करता है? पूल्स टुगेदर रिसोर्सेस ऑफ इन्वेस्टर, अलग अलग इन्वेस्टर यूनिट होल्डर की रिसोर्सेस को एक साथ इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल मार्केट पे। इन्वेस्टर भी पार्ट ओनर बन गया एसेट्स का। ये प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स करते क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, जो कि हमारे पास नहीं होता। एज अ स्टूडेंट यू कैन नॉट फोकस ऑन वेयर टू इन्वेस्ट, योर फोकस इज ऑन योर आर्टिकलशिप एंड योर स्टडीज, तो यू कैन नॉट डू एवरीथिंग टुगेदर। एंड उसके बाद ये नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कलेक्ट करते हैं फंड्स फ्रॉम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, इशू करते हैं यूनिट, जिसको बोलते हैं यूनिट होल्डर्स। अब क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू देखा, वैल्यू ऑफ पर यूनिट ऑफ पोर्टफोलियो। उसके बाद क्या होता है? ये डेली बेसिस में चेंज होती है। नेट एसेट वैल्यू को यहाँ पे फॉर्मेट दिया, जो हम क्वेश्चन के थ्रू भी देखेंगे कि सारे आपके इन्वेस्टमेंट आ गया, क्लोजिंग वैल्यू पे आपका इन्वेस्टमेंट आ गया, रिसीवेबल्स, अक्रूड इनकम, कैश बैलेंस, लाइबिलिटी वगैरह माइनस हो गए, टोटल आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपका एनएवी आ जाएगा। गुड टू गो। अब इसमें कैश बैलेंस आपको निकालना रहता है, दैट आई विल टेल यू आगे कि कैसे क्या करना रहता है। अब हम आते हैं बेसिक सा एग्जांपल, पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ म्यूचुअल फंड का क्या होता है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन 3 करवाती हूँ आई गेस। हाँ, सी ये मैं ओरली करा रही हूँ, देन वी विल गो थ्रू अदर क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। एक म्यूचुअल फंड एंटिटी है सिंड्रेला। सिंड्रेला एक म्यूचुअल फंड एंटिटी है। सो हम क्या इमेजिन करेंगे? म्यूचुअल फंड एंटिटी कौन होती है? जो इन्वेस्टर्स को यूनिट्स इशू करती है और आगे वो पैसा अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है। तो ये कंपनी के एसेट्स हैं, ये अलग अलग, नायरोबी, डाकर, एससी, व्हाटएवर, नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट प्राइस। तो इससे इनकी वैल्यू आ जाएगी कि कितना आज की डेट में इनका एसेट का वैल्यू है। ऑब्वियसली यस। तो मैंने वैल्यू निकाली 25,000 इंटू 20, 5 लाख, 35 इंटू 300, दिस ऐसे करके टोटल आ गया। आगे क्या दिया है? नंबर ऑफ यूनिट्स दिए 10 लाख यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स किस काम आएंगे? एनएवी का फॉर्मूला दिमाग में बोलो, एनएवी नेट एसेट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो मेरी एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसका पर्पस समझ आ गया। उसके बाद इसके अक्रूड एक्सपेंस दिए 2.5 लाख के और अदर लाइबिलिटीज दिए 2 लाख की। तो अगर एसेट यूनिट होल्डर के हैं तो जितने एक्सपेंसेस होंगे, जितनी लाइबिलिटी रहेगी वो भी यूनिट होल्डर की रहेगी, वो लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे दिस वैल्यू माइनस योर अक्रूड एक्सपेंसेस एंड माइनस योर अदर लाइबिलिटी से आ जाएगा टोटल वैल्यू और नेट एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो यहाँ पे आ गया मेरा एनएवी पर यूनिट का वैल्यू। ये सिर्फ एग्जाम्पल क्वेश्चन था, एग्जाम पे इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है। नाउ वील गो थ्रू कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ओके, सो दिस क्वेश्चन बैंक कवर्स ऑल द क्वेश्चन ऑफ योर स्टडी मटेरियल। यहाँ पे मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि स्टडी मटेरियल कवर्ड है कि नहीं। फर्स्ट एंड प्रीवियस 5 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज एमटीपीज भी कवर्ड है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट टू। ओके, ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंड करते हुए चलना, ठीक है। एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, अ म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी मतलब दिमाग में क्या आएगा? म्यूचुअल फंड कंपनी ने यूनिट होल्डर से पैसा लिया, कैश लिया, उसको आगे इन्वेस्ट कर दिया अलग अलग शेयर्स में। ओके, सो कंपनी के अलग अलग शेयर्स है, एल एम एन पी। नंबर ऑफ शेयर्स दिए, 1 फेब का मार्केट प्राइस दिया और 2 फेब का मार्केट प्राइस दिया। गुड टू गो। फिर आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बता रहे हैं, ये कौन से यूनिट्स है? जो यूनिट होल्डर्स को इशू कर रहे हैं। फिर आपको बोल रहा है एनएवी निकाल। ओके, सो बहुत इजीली इसका मैं एनएवी कैसे निकाल लूंगी यहाँ पे।
फर्स्ट फेब का अगर मुझे एनएवी निकालना है, फर्स्ट फेब के एनएवी के लिए मैं क्या करूंगी यहाँ पे, फर्स्ट फेब के एनएवी के लिए कंपनी पता है, नंबर ऑफ शेयर्स पता है, मार्केट वैल्यू आ जाएगी इसका, क्लोजिंग वैल्यू, टोटल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। सो सबसे पहले यूज योर कैलकुलेटर्स मेरे साथ, ओके। एल कंपनी की क्या मार्केट वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर एम प्लस, तो मेरा ये आ गया 4 लाख, ठीक है। नेक्स्ट 30,000 इंटू 312.4 एम प्लस, दैट इज 93.72 लैक्स एम प्लस। नेक्स्ट 20,000 इंटू 361.2 एम प्लस 72.24. यूज योर कैलकुलेटर्स। 60,000 इंटू 505.1 एम प्लस, सो 303.06। इससे मेरा टोटल आ गया नेट एसेट का, कितना टोटल आया, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। 47302,000, ओके। ये मेरा नेट एसेट का टोटल आ गया। मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं क्वेश्चन में बताओ, 6 लाख। सो दिस डिवाइड बाय 6 लाख, तो आ जाएगा एनएवी पर यूनिट डिवाइड बाय 6 लाख, सो इट इज 78.8367। मैंने 4 डेसिमल तक क्यों लिया, जब गिवन नहीं होगा 2 3 कितना लेना, सो यू विल कंसिडर इट एज 4 डेसिमल तक। तो मेरी एनएवी आ गई 1 फरवरी की 78.8367। एनी डाउट हियर? नो। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन है, अज्यूमिंग मिस्टर ए, एक और यूनिट होल्डर आया मिस्टर ए, जिसने चेक दिया है 30 लाख का टू म्यूचुअल फंड एंटिटी, ओके। सो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या हुआ, ए आया, रुको, हाँ ओके। सो यहाँ पे ए आया रुपीज 30 लाख लेके, 30 लाख लेके उसने दिया आपकी म्यूचुअल फंड एंटिटी को, ओके। आगे म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है वो देखना है। एंड द फंड मैनेजर ऑफ दिस कंपनी परचेजेस 8,000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड। एम लिमिटेड क्या है ये, तो वो क्या करता है फंड मैनेजर, 8,000 शेयर्स एम लिमिटेड के ले लेता है, जिसका प्राइस है 312.4। तो कितना हो गया 8,000 इंटू 312.4, 2499,200, ये ले लिया उसने। इसने टोटल 30 लाख लाया था, ठीक है। 24,99,000 उसने एम लिमिटेड के शेयर्स ले लिए, ओके। बचे पैसे का क्या करा, एंड द बैलेंस, यहां पे आ गया एंड द बैलेंस अमाउंट इज हेल्ड इन बैंक। तो आप पोजीशन बताओ म्यूचुअल फंड की, ठीक है। तो इसका जो बैलेंस अमाउंट हुआ, बैलेंस अमाउंट कितना हुआ, 30 लाख माइनस 2499,200। आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। ये आ गया 500,800। ये आपका हो गया कैश बैलेंस। कैश बैलेंस म्यूचुअल फंड एंटिटी का क्या हुआ, आज उसके पास 30 लाख है, तो पूरा इसका क्या हो गया एसेट, जो दो पार्ट में बाइफरकेटेड है। कुछ तुमने एम पे इन्वेस्ट कर दिया, कुछ तुमने कैश अपने पास रख लिया। किसकी बात हो रही है, म्यूचुअल फंड एंटिटी की, ओके। सो क्या हुआ, यहां उसने रख लिया। अब वो पूछ रहा है करंट पोजीशन। अच्छा, एक बेसिक कॉमन सेंस का मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछती हूँ, अगर फर्स्ट फेब को और इन्वेस्टमेंट आया तो क्या आपका ये एनएवी वैल्यू चेंज होएगा, किसी को पता है? चलो अपन निकाल के देखते हैं। अब क्या हुआ, इससे चेंजेस क्या आ गया, आपका एम 30,000 की जगह हो गया 38,000। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई, 38,000 इंटू 312.4, 118.712 लैक्स। और यहाँ पे 4 लाख ऐसे ही आ गया, 72.24 भी आ गया, 303.06 भी आ गया, प्लस आपका आ गया कैश। कैश कितना था, 500,800। तो टोटल यहाँ पे कितना हुआ, 7224,000, 4 लाख, 303,06,000, 03, ओके, 500,800, ओके। तो मेरा 50,30,200 मेरा यहाँ पे आ गया। एक सेकेंड, हाँ परफेक्ट, 50,30,200 मेरा यहाँ पे आ गया नेट एसेट का टोटल। डिवाइड करूंगी मैं किससे, किससे डिवाइड करेंगे बताओ। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट केस क्या आएगा इसमें, मैं इसको अलग कर रही हूं यहां से, एक सेकेंड। क्या हुआ यहाँ पे चेंज, 50,30,200 मेरा टोटल आ गया। अब क्या हुआ, 6 लाख पहले से मेरे पास यूनिट्स थे,
प्लस 30 लाख को मैंने और 30 लाख के और यूनिट्स इशू कर दिए 78.8367 से। तो मेरे यूनिट्स का टोटल कितना हो गया 30 लाख डिवाइड बाय 78.8367, इट्स 38053 प्लस आपका 6 लाख, तो इतने आपके यूनिट्स हो गए। तो डिवाइड करोगे अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स को 50302000 डिवाइडेड बाय 638038053, तो आपका 78 अगेन आपका 78.8367 आपका आ गया एनएवी सेम। दोनों दिन सेम क्यों आया? क्योंकि शेयर के प्राइसेस सेम थे, तो एनएवी भी सेम ही आना था ना। फिर आपका लास्ट क्या पूछ रहा है? 2 फरवरी को ये आपका पूछ रहा है एनएवी। तो 2 फरवरी के एनएवी में क्या चेंज आएगा? ये प्राइस लोगे, ये सब सेम रहेगा, बस ये यूनिट्स 38,000 हो जाएंगे और नीचे कैश बैलेंस आ जाएगा। ओके, सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, क्वेश्चन 1 हमारा क्लियर हो गया है सबको बहुत अच्छे से। क्वेश्चन 2 इज सेम एज क्वेश्चन 1, सो नोट इट डाउन एज योर होमवर्क। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 9 है। थर्ड वाला मैंने ऑलरेडी ओरली करा दिया है। सो नाउ नेक्स्ट वील डू क्वेश्चन नंबर 4 अपन छोड़ते हैं, बिकॉज ये आप लोग खुद कर लेना एज अ होमवर्क। मैं 5th कराती हूँ जो बेटर क्वेश्चन है, सो 4th कैन बी डन एज अ होमवर्क। ओके, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एक म्यूचुअल फंड को एग्जाम का क्वेश्चन है May 22 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्लीज सबका फोकस है ना यहाँ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ आया ना। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक न्यू फंड ऑफर है फर्स्ट 25 को। यूजली दिमाग में ना जब डेट्स का नंबर लाइन बिठा लिया करो। 1 जनवरी 25 को उसने इशू करे 10 लाख यूनिट्स, 10 लाख रुपीज 10 के। ओके, फिर नो एंट्री लोड वॉज चार्ज। एंट्री लोड क्या होता है मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। उसने करे फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स: इक्विटी शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एनसीबी, लिस्टेड डिबेंचर्स। ओके, ये आपके हो गए एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ 80 लाख वाज रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर। सो अब ये बहुत स्लोली मैं लेके चल रही हूँ कॉन्सेप्ट में। क्या था? सबसे पहले यहाँ मैं कैश निकालूंगी। कैश में सबसे पहले क्या आ गया? डिविडेंड रिसीव्ड कितना? 80 लाख। अच्छा, कैश में ना मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस भी आएगा, जो कितना है मेरे पास 100 लाख के शेयर्स इन्वेस्टमेंट आया। 100 लाख में मैंने 99 लाख यहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है, तो ओपनिंग कैश बैलेंस मेरा रहेगा 1 लाख। ये प्लीज मत भूलना, यूजली पीपल मिस इट इन एग्जाम। मैं खुद भूल जाती थी, बट यहाँ इसलिए मैं रिमाइंडर दे दे के बोल रही हूँ ताकि ओपनिंग कैश बैलेंस कोई ना भूले। तो जब आप डिविडेंड रिसीव्ड या कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन लिख रहे हो, सबसे पहले चेक। कई बार 100 का 100 लाख ही होएगा तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बट जब डिफरेंट है यू नीड टू पुट इट कि आपका ओपनिंग कैश बैलेंस है। तो 8 लाख ऑफ द डिविडेंड वाज रिसीव्ड, ये पॉइंट हो गया क्लोज्ड। किसी को कोई डाउट? ये हो गया यूनिट होल्डर का। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज वाज रिसीव्ड। इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो कौन कौन सी सिक्योरिटीज हो गई यहाँ पे? 4 लाख का 5% हो गया 20,000, 5 लाख का 10% हो गया 50,000, 10 लाख का 8% हो गया 80,000। ये मेरा टोटल आ गया 1,50,000। सो 1.5 लाख मुझे मिल गया। ये पॉइंट ओवर। ऑन 31st December 25, इक्विटी शेयर्स वर अप्रिशिएटेड बाय 15%। ये मेरे एसेट्स आ गए। कैलकुलेट करूंगी यहाँ पे एनएवी, तो एनएवी के लिए मेरे जो इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल वो बोल रहा है अप्रिशिएटेड बाय 15%। अब आपका क्वेश्चन आएगा मैं 15% 100 का करूं या 320 का? सो एग्जाम पे अगर मेंशन्ड ऑफ द फेस वैल्यू तो आप 100 का करोगे। इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है? अगर मैं 100 का 15% प्लस करूंगी सो दैट विल बी 115। मार्केट वैल्यू 320, वहां पे वो अप्रिशिएट करने बोल रहा है। तो 115 अगर हुआ वैल्यू तो क्या ये अप्रिशिएट हुआ? नो। तो यहाँ पे मैं मार्केट वैल्यू का 320 का प्लस 15% दैट इज 368, ये मेरा इक्विटी शेयर का वैल्यू आ जाएगा। तो ये कैसे आया? 320 प्लस, ओके यहाँ पे नहीं निकालते, मैं अलग से निकाल देती हूँ। 320 प्लस 15%, तो यहाँ पे मेरा 368 मेरा वैल्यू आ गया। ओके, 368 मेरा वैल्यू हो गया फॉर 25,000 इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे कितना आ गया? 92 lakhs। ओके, इसमें कोई क्वेरी नहीं। एंड लिस्टेड डिबेंचर्स वर कोटेड एट 20% प्रीमियम। तो आपके जो लिस्टेड डिबेंचर्स हो गए ये 10 लाख प्लस 20% पे आ जाएगा। तो लिस्टेड डिबेंचर्स जो मेरे हो गए
ये हो गए 12 लाख के। कोई क्वेरी इसमें? 10 लाख प्लस 20%, कैलकुलेटर्स यूज करके देखो सेम आंसर आएगा। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैं बहुत स्लो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा चलती जा रही हूँ, हमने इतना क्वेश्चन डील कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। XYZ Limited on 15th December in its AGM paid interim dividend of 10%। 15 दिसंबर को उसने इंटरिम डिविडेंड दिया है। ये हमारी वैल्यू थी 31 दिसंबर को, उसके 15 दिन पहले उसने इंटरिम डिविडेंड दिया। यहाँ पे आ जाएगा इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10%। तो 10% किसका मैं लूंगी? फेस वैल्यू का। तो 100 इंटू 25,000, 25 लाख का 10% इज 2.5 लाख। ये मेरा इंटरिम डिविडेंड आ गया। कोई क्वेरी? नहीं। अब एंड बोनस शेयर्स 1:10 के ऑन 28 दिसंबर। फिर उसके बाद इसने यहाँ पे इशू करे बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स किसको इशू करे होंगे? जो मेरे 25,000 थे उनको एक शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड, और उसका प्राइसिंग क्या हो जाएगी? 368 जो हमने ऊपर निकाला था। तो 25,000 बाय 10 इंटू 368 दैट इज 9.2 lakhs। ओके, ये क्लियर। हमने क्वेश्चन में सब डील कर ली। अब हमें क्या बचा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एनसीबी। ये हम फेस जितनी वैल्यू है उस पे लेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ जाएगी 4 लाख और वो सिक्योरिटी आ जाएगी 5 लाख। कौन सा था लास्ट हमारा? एनसीबीज। क्या इससे मैं अपना एनएवी निकाल लूंगी? फिर मेरा कैश बैलेंस सबसे पहले वो बोलेंगे मेरे को लाके दो। सो मेरा कैश बैलेंस कितना हुआ? अच्छा, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड इज 3 लाख। तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगी, मैंने बहुत जल्दी लिख लिया। सबसे पहले माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए मेरे 3 लाख के। सो कितना हो? 1 लाख प्लस 80 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 2.5 लाख माइनस 3 लाख। ओके, सो दिस इज नॉट 80 लाख, दिस इज 8 लाख। एक सेकेंड, डिविडेंड रिसीव्ड। ओके, सो मेरा ये कितना हो गया? 8 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1.5 प्लस 2.5 माइनस 3 लाख। तो मेरा आ गया 10 लाख कैश बैलेंस। अब कैश बैलेंस यहाँ पे आ गया 10 लाख। अब इन सबका टोटल करके मेरा कितना आ जाएगा? 92 लाख प्लस 12 लाख प्लस 9.2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10। तो मेरा 132.2 लाख इज माय नेट एसेट वैल्यू। गुड टू गो। अब मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं यहाँ पे? 10 लाख यूनिट्स। सो मेरा एनएवी आ जाएगा 13.22। किसी को कोई क्वेरी इसमें? नो। फिर फाइंड आउट एनएवी इफ म्यूचुअल फंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 0.5 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर टू द इन्वेस्टर्स। अगर उसने डिविडेंड दिया है 0.5, तो 0.5 अगर मैंने डिविडेंड दिया है 10 लाख यूनिट होल्डर्स को, तो मेरा 5 लाख से यहाँ बैलेंस कम हो जाएगा। ये कितना बचेगा? -5, 127.2। तो मेरा एनएवी कितना आ जाएगा? 127.2 बाय 12 लाख, 12.72। वेरी इजी। लोग ये करना ही भूल जाते हैं, डिविडेंड समझ ही नहीं आता किसने। इजिली समझ आ रहा है। म्यूचुअल फंड एंटिटी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है। म्यूचुअल फंड एंटिटी ने डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट करा है तो उसका कैश बैलेंस कम होएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट एनुअलाइज रिटर्न। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट जब ये कॉन्सेप्ट देखेंगे एनुअल रिटर्न का। फोर्थ क्वेश्चन में कैच क्या था? फोर्थ क्वेश्चन में ना आपको डायरेक्टली मेंशन्ड है कि आपका जो इक्विटी शेयर्स है अप्रिशिएट कोटेड है 175% ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बोल रहा था, आप 100 का 175% लोगे, और इसमें कोई कैच नहीं, इट इज द सेम। ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये फाइंड आउट द बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन एनएवी निकालना है। एक एक हम एसेट की बात करते जाएंगे। सबसे पहले मेरे लिस्टेड शेयर्स मैं यहीं पे कर दूं बाजू में, सो आई गेस आप लोग के लिए बेटर रहेगा। एक सेकेंड। ओके, सो मैं यहीं पे कर देती हूँ। लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट है 20 रुपीज। कैश इन हैंड दिया है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स दिए, इसमें लिस्टेड दिए और अनलिस्टेड दिए। सॉरी, इसमें लिस्टेड दिया है और अनलिस्टेड, तो ये मेरे हो गए लिस्टेड। मैं यहाँ लिख लूंगी और अनलिस्टेड यहाँ पे, नॉट लिस्टेड यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर मेरे को नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज डिविडेंड अक्रूड अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स। ये मेरा लाइबिलिटी है, माइनस होएगा। डिविडेंड अर्नड है, अक्रूड मतलब अर्नड जो मैंने कमाया है, तो ये ऐड हो जाएगा। एक्सपेंडिचर अक्रूड अगेन मेरा माइनस होएगा, ठीक है।
अब नंबर ऑफ यूनिट्स दिए, इसका हमें पता है क्या करना है, लास्ट में डिवाइड करेंगे इससे। करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी दी है 106, तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की रियलाइजेबल वैल्यू दी है 106.5। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लिस्टेड शेयर्स वर परचेज्ड व्हेन इंडेक्स वाज 1000, प्रेजेंट इंडेक्स इज 2300। ओके, मैंने कोई शेयर्स खरीदे थे जब इंडेक्स था मेरा 1000, आज इंडेक्स है 2300, शेयर्स लिए थे 20 के, तो दिस इंटू 2300 बाय 1000, तो मेरा आज का वैल्यू आ जाएगा, तो कितना आया, 20 इंटू 2300 बाय 1000, 46। इसमें कोई क्वेरी किसी को, बहुत इजीली मेरा 46 आ गया यहाँ पे, ये पॉइंट अगेन क्लोज हो गया, एक एक करके हम क्लोज करते हुए चल रहे हैं। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स एट एनएवी डेट इज 8, तो मेरे जो लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स थे वो कितने थे, 4.3 माइनस 1 3.3, तो इसकी वैल्यू आ गई 8। कोई क्वेरी इसमें, एक सेकेंड, कोई क्वेरी इसमें, नो, ये पॉइंट भी डील कर लिया। देयर हैज बीन डिमिनिशन ऑफ 20% इन अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, अनलिस्टेड 1 करोड़ थे, माइनस करोगे 20%, तो 0.8 आ जाएगा आपका अनलिस्टेड का वैल्यू। लास्टली क्या बोल रहा है, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज आर एट कॉस्ट, तो मेरे जो अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज है इसका यहाँ कॉस्ट दिया है और यहाँ रियलाइजेबल वैल्यू दिया, तो आप कॉस्ट लोगे या रियलाइजेबल वैल्यू, ऑब्वियसली यू विल कंसिडर द कॉस्ट, तो आप यहाँ पे लोगे 4.5। कैश मेरा सेम आ गया 1.23, 0.8 डिविडेंड अक्रूड माइनस 6.32 माइनस 0.75, तो मेरा एनएवी कितना आ गया, 46 प्लस 1.23 प्लस 8 प्लस 0.8, यूज योर कैलकुलेटर्स, प्लस 4.5 प्लस अगेन 0.8 माइनस 6.32 माइनस 0.75, 54.26 करोड़ मेरा आ गया एनएवी। डिवाइड करेंगे मैं 20 लाख से, मतलब 5426 इंटू 1 CR, तो मेरा अमाउंट करोड़ का आ गया, डिवाइड बाय 20 lakhs, 271.3 is my NAV. Let's go through the solution once. इक्विटी शेयर्स, कैश एंड आपने यहाँ पे निकाल दी सब टोटल लाइबिलिटीज एंड एनएवी, फिर टोटल नेट एसेट वैल्यू 54.26 डिवाइडेड बाय, फिगर इनके देख लो, लैक्स और करोड़ के, एक फिगर लैक्स में था एक करोड़ में, तो इसको सबको आप नॉर्मल में ले आओ और यहाँ पे 271.3। सो डन विद दिस क्वेश्चन। ओके, आप लोग ना मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ क्वेश्चंस, सो दैट यू कैन रिकॉल इट इन एग्जाम। इफ यू वोंट राइट इट, इफ यू वोंट यूज योर कॉपी एंड पेन, एग्जाम पे भी नहीं लिखते बनेगा। अच्छा चलो सुनो, मैं हर चीज सुनते जा रही हूँ, सुनते जा रही हूँ, सुनते जा रही हूँ, अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं है या मैंने समझा, प्रैक्टिस ही नहीं करा। विदाउट प्रैक्टिसिंग क्या मैं एग्जाम पे लिख पाऊंगी? लोग मॉक टेस्ट नहीं देते कि मेरी पूरी प्रिपरेशन हो जाए। किस दिन आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी? कौन सा दिन है वो जो आएगा? देयर वोंट बी अ सिंगल डे वो बोलेगा कि हाँ आज मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ। एवरी डे देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो रोज लिख के प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। एग्जाम पे गलत करने से बेटर है आज गलत हो घर पे गलत हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन है मई 19 में भी आ चुका है और आरटीपी मई 21 में भी, तो ये एग्जाम पे आ सकता है। स्टिल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं, सो प्लीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेट्स टू एस फंड स्कीम्स, ठीक है, इसका इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स दिया, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, आईटी, रियल एस्टेट। इन म्यूचुअल फंड एंटिटी आपसे पैसा लेके आगे इन्वेस्ट करा। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स दिया है, इसका लिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड बॉन्ड्स। नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग दिए करोड़ में, ठीक है, पूरे फिगर्स करोड़ में ही आ रहे हैं। फिर आपका एक्सपेंस पेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। अब मार्केट एक्सपेक्टेशन दिए लिस्टेड बॉन्ड्स की, ठीक है, अब मार्केट एक्सपेक्टेशन लिस्टेड बॉन्ड्स की दी है। लिस्टेड बॉन्ड्स के केस में ना यही क्वेश्चन में कैच है, आपका परपेचुअल, जब आपके बॉन्ड की वैल्यू में परपेचुअल जो इनडेफिनिट बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें इन्फिनाइट बॉन्ड्स होते हैं, हमेशा आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। परपेचुअल के केस में आप कैसे उसका वैल्यू निकालते हो? सो दैट इज योर इंटरेस्ट या कूपन रेट अपॉन द जो आपका वैल्यू वो है, रेट है, यील्ड टू मैच्योरिटी का कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट आपका इंटरेस्ट रेट जो भी है, ठीक है, करंट का कॉस्ट। तो आप क्या करोगे, रिटर्न, यहाँ पे आपका कितना है, मार्केट एक्सपेक्टेशंस कितनी है। सबसे पहले तो मेरा इंटरेस्ट कितना है, 14% ऑफ 24,
डिवाइडेड बाय मार्केट एक्सपेक्टेशन इज 8.842। तो इससे मेरा बॉन्ड का वैल्यू आएगा। ये सिर्फ एक कैच है, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फंड हैज इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस। इनकर्ड मतलब ये एक्सपेंसेस हो चुके हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी कि इसके लिए क्या करना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो तो दिया क्यों है, ये क्यों, वो क्यों, क्यों दिया है उसमें भी हम आएंगे आगे, बट अभी एज ऑफ नाउ इसको इग्नोर करना है इन एनएवी। वाई? बिकॉज दिस इज इन पास्ट टेंस, ये एक्सपेंस ऑलरेडी हो चुका है जो आपके यहाँ 5th पॉइंट के कैश में एडजस्टेड है। अब आपको हर सेक्टर का इंडेक्स दिया है परचेज करने में, और जब आपका वैल्यूएशन डेट था उसमें क्या क्या, तो आप कैलकुलेट कर लोगे। जैसे फार्मा का निकालना है 158 इंटू 500 बाय 300, इसमें कोई क्वेरी नहीं, ये सारे आप निकाल के दोगे मेरे को। अब आपको बोल रहा है सबसे पहले एनएवी ऑफ द फंड। तो सबसे पहले एनएवी ऑफ द फंड निकालने के लिए अलग अलग सेक्टर का, फार्मा या फार्मा के साथ क्या है, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, सबके आपने करंट वैल्यूज निकाल लिए। यहाँ पे निकले हुए, एक सेकेंड, ये मैं इसी को उठा के लेके जा रही हूँ। ओके, यहीं पे करते हैं फिर अपन सोल्यूशन। सबके कॉल दिए, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, आईटी, रियल, दिस इनटू वैल्यूएशन डेट का इंडेक्स अपॉन आपका परचेज डेट का। गुड टू गो, ये 5 के आपने वैल्यूज निकाल लिए। यहां हमने क्या बोला था, लिस्टेड बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट इनटू वैल्यू डिवाइडेड बाय आपका जितना मार्केट रेट है, इससे आपका वैल्यू आ जाएगा। तो 24 इंटू 14 डिवाइड बाय 8.842, कैलकुलेटर्स यूज करो 38, अनलिस्टेड का डायरेक्ट वैल्यू आ गया 14। ठीक है, एंड एक्सपेंस पेएबल 7 एंड कैश इक्विवेलेंस 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंस पेएबल, एक सेकेंड, एक्सपेंस पेएबल 7 माइनस हो गया आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 3 ऐड हुआ, अनलिस्टेड का 14 वैल्यू, तो एनएवी ऑफ द फंड आ गया 781.209। एनी प्रॉब्लम हियर? अब यहाँ पे क्या हुआ, कैलकुलेट एनएवी ऑफ द फंड, फंड पूरे का, तो 781.9 आ गया। आई गेस यही था आंसर, 781.209। ओके, माय बैड, 781.209। अब इसके बाद क्या होता है, आपको बोल रहा है एनएवी पर यूनिट। पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे। डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स है 8.4। ओके, तो मैंने यहाँ डिवाइड करा, डिवाइड बाय 8.4, तो मेरा आ गया 781। यूज योर कैलकुलेटर्स, 781.209 डिवाइड बाय 8.4, 93 रुपीज मेरा आ गया पर यूनिट वैल्यू। गुड टू गो, यहाँ पे देख लो क्या आंसर आया है, 93। दिस ऐसे टेबल बना बना के करोगे ना तो एग्जाम पे अच्छा भी लगेगा एंड मार्क्स मिलेंगे। इन्विजिलेटर को ना आपको बिल्कुल ऐसा परोसना रहता है कि भाई ये लो मेरा आंसर। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, डिटरमाइन नेट रिटर्न विद द पीरियड। ओके, सो अगेन ये एनुअल रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट आया, ये मैं इसके बाद कराती हूँ। अभी हम देखते हैं एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, सर्टेन एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो इज द एक्सपेंस पर यूनिट डिवाइड बाय एवरेज एनएवी पर यूनिट। तो एक कैच यहाँ पे क्या था, ये जो आपके थे ये लैक्स में दिए हुए थे और ये आपका करोड़ में था, तो यू नीड टू इंश्योर कि ये लैक्स और करोड़ में आप कंफ्यूज ना हो। तो 74800 बाय 8.4। ओके, सो ये आपको बस यहाँ पे लैक्स और इसमें देखना पड़ेगा कि आप कंफ्यूज मत हो, तो अकॉर्डिंगली यू कैलकुलेट। यूनिट्स का प्लीज ध्यान रखना। सो दिस वाज अबाउट इट, एंड इसका एनुअल रिटर्न का हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। फिर आपका आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज, ओके, ऑन 1st/4/25 एबीसी म्यूचुअल फंड है, उसने इशू करे हैं 20 लाख यूनिट्स 10 रुपीज के, तो टोटल 200 लाख उसके पास कैश आया। इनिशियल एक्सपेंसेस दिए हैं 12 लाख, जो मैं माइनस कर दूंगी, कैश आया ओपनिंग इनिशियल एक्सपेंसेस। It invested the funds and raised in capital market instruments to build a portfolio of 185 lakh। तो तुमने इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, पोर्टफोलियो कितने का बना लिया, 185 lakhs का। तो यहाँ पे 200 माइनस 12 माइनस 185, 3 लाख इज माई ओपनिंग कैश बैलेंस, जो मैंने बोला था प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट। उसके बाद ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इट डिस्पोज्ड ऑफ सम ऑफ इट्स इंस्ट्रूमेंट्स कॉस्टिंग 60 लाख। इसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उसने डिस्पोज करे फॉर 63 लाख। तो तुम्हारे पास जो प्रोसीड्स आया फ्रॉम सेल, ये आ गया 63 लाख का।
उसके बाद आपने परचेज कर लिया इससे 56 लाख का, तो परचेज कर लिया आपने और 56 लाख का। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ओपनिंग कैश बैलेंस भी लिख दे रही हूँ 3 लाख, ताकि वी विल नॉट फॉरगेट इट। फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वाज 8 लाख ऑफ विच 10% वर इन अरियर्स। तो मेरे एक्सपेंसेस थे 8 लाख, 8 लाख में से 90% अभी लग गए, तो 7.2 लाख। यहाँ पे मेरे अरियर्स में लिख लेती हूँ आगे 80,000 के, जो मैं आगे डील करूंगी। ओके, गुड टू गो। फंड रिसीव डिविडेंड अमाउंटिंग टू 2 लाख, तो डिविडेंड रिसीव्ड आ गया 2 लाख। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ द रियलाइज्ड अर्निंग। रियलाइज्ड अर्निंग मतलब डिविडेंड आपका एक रियलाइज्ड अर्निंग है फर्स्टली। अब नेक्स्ट क्या होता है, कोई भी मैं सेल परचेज करती हूँ सिक्योरिटी का, जैसे यहाँ पे 63 लाख में सेल करा 60 लाख, तो 3 लाख मेरा कैपिटल गेन हो, रियलाइज्ड अर्निंग हो, तो कैपिटल गेन भी रियलाइज होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी 2 लाख का 80%, जो हो जाता है 1.6 लाख। नेक्स्ट कैपिटल गेन मतलब 3 लाख जो था उसका 80%, सो 2.4 लाख, ये भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो इससे क्या हुआ, हमने ये पॉइंट पे भी डील कर लिया। मार्केट वैल्यू 198 लाख बोल रहा है पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो गई, जो 185 के लिए थे 198 लाख। ओके, मैं अपना यहाँ पे कैश बैलेंस पहले निकाल रही हूँ। कैश बैलेंस कितना आ जाएगा, 3 + 63 + 2 - 56 - 7.2 - 1.6 - 2.4। एक सेकेंड, 3 + 63 + 2 -56 - 7.2 -1.6 - 2.4। ओके, सो 0.8 लाख मेरा कैश बैलेंस आया। क्लोजिंग कैश बैलेंस 98 लाख, 198 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, अरियर्स इतने के थे, तो मेरा 198 लाख मेरा नेट एसेट का वैल्यू हो गया। ओके, अब वो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, मिस्टर आकाश इन्वेस्टर ने 100 सिक्योरिटी सब्सक्राइब करी ऑन 1 अप्रैल 25 एंड क्लोजिंग एनएवी 30th ऑफ अप्रैल को उसने डिस्पोज कर दी, तो उसका एनुअल रेट ऑफ अर्निंग क्या है। सो एनुअल रेट ऑफ अर्निंग क्या है, पहले उसका होल्डिंग पीरियड कितना था, यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट होल्डिंग पीरियड रिटर्न का। तो क्या होल्डिंग पीरियड उसका 1 मंथ था, 1 मंथ में उसने कितना अर्न करा, 1 मंथ में उसको मिला एक कैपिटल गेन मिला, सबको मिला 2.4 + 1.6 डिविडेंड जो हमने यहाँ दो दिया, ये डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे मेरे, 20 लाख के, तो डिवाइड करा 20 लाख का, तो एक यूनिट में कितना मिला, 2.4 + 1.6 डिवाइड बाय 20, सो 0.2। ठीक है, उसको ये 0.2 रुपीज मिला, प्लस उसने पैसा कितने रुपीज पे लगाया था, 10 रुपीज पे। ओके, 10 का आज उसका करंट वैल्यू कितना है, 198 लाख बाय 20 कर दो, तो 198 बाय 20 9.9। ओके, एक सेकेंड, 9.9। ओके, और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था 10, तो मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना आ जाएगा, 0.2 + 9.9 - 10 होल डिवाइड बाय 10 into 100, तो 1% इज माई होल्डिंग पीरियड रिटर्न फॉर 1 मंथ, तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 12%। ये कॉन्सेप्ट से आप लोग समझ सकते हो होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला, कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड, ये जो भी आपको यील्ड मिला, प्लस आपने क्या लिया, चेंज इन एनएवी, चेंज इन एनएवी डिवाइड बाय द ओपनिंग एनएवी, से आपका आ गया होल्डिंग पीरियड रिटर्न। एंड नाउ होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न कैसे आया आपका, एनुअल रिटर्न कैसे आया, होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो आपका था 1% इंटू 12 मंथ्स। ओके, बाय वो कितने टाइम का था, तो वैसे नंबर ऑफ मंथ्स जितने का वो था, ऐसे आपका एनुअल रिटर्न आ गया। गुड टू गो विद दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कितना आ गया, 12% आंसर है जो हमने भी निकाला था। गुड टू गो। मैं एक बार इसके नोट्स दिखाती हूँ होल्डिंग पीरियड। ओके, होल्डिंग पीरियड रिटर्न आप लोग समझ गए हो। ओके, पिछले क्वेश्चन में भी क्या करा हुआ था इनने, इन्वेस्टमेंट, आपको नेट रिटर्न निकालना था। पिछले क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था ना, यहाँ आपको नेट रिटर्न मतलब एनुअलाइज रिटर्न निकालना था। 4 साल का आपका पीरियड था एंड फंड ने 2 पर यूनिट डिविडेंड बांटा था। तो पिछले क्वेश्चन में क्या करा, यहाँ सोल्यूशन में इन लोगों ने
सबसे पहले तो आपने नेट रिटर्न के लिए ओपनिंग हमने निकाल लिया था 54.52, क्लोजिंग 93 हमें पता था, ठीक है। तो दिस बाय दिस माइनस दिस, पर यूनिट का कैपिटल गेन आ गया। 4 साल में 2 रुपए डिविडेंड बांटा था, 8 रुपीज, तो टोटल इतना मिला। अब वो जो टोटल मिला, टोटल 46.48 बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट से होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ गया। ये जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है ये 4 इयर्स का है, तो 1 ईयर का कितना होगा, डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे 21.31, सिर्फ इतना ही था इसमें, नथिंग एल्स। समझे एज पर कॉन्सेप्चुअली? डिड यू गाइज अंडरस्टैंड? ओके, सो नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हमारा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड का। अच्छा, दिमाग में एक चीज बताओ, बिठाओ, कोई भी तुम शेयर्स खरीदते हो तो कोई फीस लगती है, जब शेयर्स सेल करते हो तो कोई फीस लगती है। आज मैं शेयर्स बाय कर रही हूँ, मैं बाय कर रही हूँ 10,000 के, तो मुझे जो फीस लग रही है वो इसमें ऐड हो जाएगी 100 रुपीज। कल मैं शेयर सेल करूंगी 10,000 के, मान लो, तो उससे माइनस करके ही मेरे को मिलेगा ना वो 100 रुपीज, मेरे पास नेट अमाउंट आएगा। यहाँ मुझे इतना टोटल पे करना पड़ेगा। तो दोनों चीज में विन विन सिचुएशन में कौन होगा, म्यूचुअल फंड एंटिटी। तो एंट्री लोड, एग्जिट लोड, ये सब नाम से आप लोग परेशान मत हो, इट इज जस्ट द टर्म्स। क्या होता है फ्रंट एंड लोड, क्या होता है जब आप आते हो जो आपको पे करना पड़ता है, बैक एंड लोड जब आप जाते हो जो आपको पे करना पड़ता है। इन ओवरऑल सिचुएशन म्यूचुअल फंड एंटिटी ही विन विन सिचुएशन में होती है। इन शॉर्ट आपको अब क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा है, यूनिट प्राइस ऑफ ईएलएस ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज 10 रुपीज तुम्हारा उसका कॉस्ट है। पब्लिक को जो दिया है वो 10.204, जब तुम खरीदने आ रहे हो तो तुम्हें पे करना पड़ेगा 10.204। तो इसके लिए तुम एंड लोड निकालो, कितना परसेंट तुम एक्स्ट्रा पे करो, दिस माइनस दिस बाय दिस। तो तुम्हारा एंट्री लोड का कितना हो गया, 10.204 माइनस 10 बाय 10 इंटू 100, तो 2.04। यहाँ पे बहुत इजिली आ गया एंट्री लोड। एंट्री लोड आपके प्राइस पे ऐड हुआ, 10 प्लस 2.04% तुमने पे करा है, ठीक है। ये आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। और रिडेम्पशन प्राइस है 9.8 रुपीज, तो 10 तुमने खरीदा था, 9.8 पे आप बेच रहे हो, डिवाइड बाय 10, तो 10 माइनस 9.8 बाय 10 इंटू 100, तो 2% यू आर पेइंग। तो जब तुम बेचोगे तो तुम्हें 9.8 रुपीज मिलेगा, जब तुम खरीदोगे तो तुम्हें इतना पे करना पड़ेगा। ये आपको समझ आया कॉन्सेप्ट? ओके, अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आती हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वील गो थ्रू दिस क्वेश्चन वेरी स्लोली। ये एमटीपीस का क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम पे आया नहीं है, बट इट कैन कम इन एग्जाम। एसेट मैनेजमेंट कंपनी है म्यूचुअल फंड की, डिक्लेयर करा है डिविडेंड ऑफ 9.98% ऑफ यूनिट्स, जिसका फेस वैल्यू यहाँ बोल रहा है 10। तो तुम डिविडेंड कितना दे रहे हो यहाँ पे, 9.98% ऑफ 10 निकालो, कितना हुआ, 10 इंटू 9.98%, 0.998 रुपीज इज योर डिविडेंड। उसके बाद क्या हुआ, अंडर द डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, सो नाउ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, तुम्हें जितना आज डिविडेंड मिलते जा रहा है उतना तुम इन्वेस्ट करते जा रहे हो, तुम्हें चाहिए नहीं, तुम इन्वेस्ट करते जा रहे हो। ओके, इन्वेस्टर्स आर इशूड एडिशनल यूनिट फॉर द डिविडेंड एट द रेट क्लोजिंग एनएवी फॉर द ईयर एज पर द स्कीम। ओके, तो तुम्हें ना एडिशनल यूनिट्स मिलते जा रहे हैं, जैसे आपका डिविडेंड जितना मिल रहा है 0.998, क्या आपके पास 100 यूनिट्स है, इंटू 100, तो 99.8 रुपीज का आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स मिल जाएंगे उसकी कॉस्ट के हिसाब से। क्लोजिंग एनएवी दिया है 24.95। एक इन्वेस्टर एक्स, उसके इतने यूनिट्स हैं ईयर एंड पे, ये उसके क्लोजिंग यूनिट्स है, मेड इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड एट द ओपनिंग रेट एनएवी प्लस एंट्री लोड। ठीक है, आपको यहाँ बोल रहा है एनएवी अप्रिशिएटेड बाय 25% ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले ओपनिंग एनएवी निकालो, तो ओपनिंग एनएवी मैं कैसे निकालूंगी, ओपनिंग एनएवी में एक्स ले लूंगी प्लस 25% इज इक्वल्स टू 24.95। तो मेरा ओपनिंग एनएवी कितना आ गया, एक सेकेंड, 1.25x is equals to 24.95. So x कितना आ गया, 24.95 by 1.25, 19.96 is my opening NAV. Any doubt here? No. अब वो पूछ रहा है सेकेंड, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स उसने कितने परचेज करे इनिशियली, उसने, ओके, सो उसके आज के क्लोजिंग यूनिट थे 20,800,
तो इट इज ओपनिंग यूनिट्स प्लस ओपनिंग यूनिट्स पे उसको डिविडेंड मिला पॉइंट कितना मिला 998, चेक करो। ये मैंने बताया था 0.998 जो उसको एक्स पे डिविडेंड मिला, डिवाइड कितने से कर देंगे 24.95। क्यों बोल रहा है, वो क्लोजिंग एनएवी पे मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका वैल्यू निकाल लूंगी कैसे, नॉर्मल आपको इक्वेशन सॉल्व करना है 24.95x प्लस 0.998x बाय 24.95 इज इक्वल्स टू 20,800। अब ये सॉल्व करो, इतने सीए फाइनल लेवल पे आई वोंट बी एबल टू सॉल्व इक्वेशंस फॉर यू, ठीक है। ये आपका आ गया 518,960 डिवाइडेड बाय 24.95 प्लस 0.998 इंटू 578,960 कुछ कर रहा था 518,960। ओके, सो यहाँ पे मेरे यूनिट्स आ गए 20,000। सब क्या है, जिसको कैलकुलेट नहीं करते बन रहा, कनेक्ट विथ मी आफ्टर द क्लास, आई विल टीच यू ऑल, ठीक है। ये आपके 20,000 आ गए। अब पूछ रहा है ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका कॉस्ट था। अब इसमें बोल रहा है आपको लगा था एंट्री लोड 0.04 का, प्लस 0.04 कर दोगे आप, तो आपका 20 रुपीज आ गया इंटू 20,000, आपका 4 लाख से आ गया ओरिजिनल अमाउंट। अच्छा, अब एक चीज किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना कि आपने जब इनिशियली कैलकुलेट करा तब एंट्री लोड क्यों नहीं आया। एंट्री लोड कब आएगा, एंट्री लोड इज नॉट द कॉस्ट ऑफ योर म्यूचुअल फंड, एंट्री लोड इज समथिंग विच यू आर पेइंग एट द टाइम ऑफ परचेज। सो इसका सोल्यूशन दिखा देते हैं एक बार। सो सबसे पहले आपका आ गया, ये यहाँ क्यों आया हुआ है, सबसे पहले आपका आ गया ओपनिंग एनएवी 19.96 यहाँ पे। नेक्स्ट आपने निकाल लिया यूनिट्स 20,000 के, फिर आपने निकाल लिया क्लोजिंग वैल्यू, तो ये आपका यहाँ पे ये आ गया 4 लाख। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम पे भी आया है, सॉरी एमटीपी में भी आया एज एन एमसीक्यू। ओपनिंग एनएवी पूछ रहे तो 19.96, यूनिट्स कितने परचेज 20,000, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख हमने निकाला। आपसे एक्सपेंस रेशियो पूछ रहा है, तो एक्सपेंस रेशियो की ना ऊपर डेफिनेशन, एक सेकेंड मैंने डिलीट कर दिया शायद, आई विल शो यू। हाँ, सो एक्सपेंस रेशियो की ना यहाँ डेफिनेशन दी हुई है कि परसेंटेज ऑफ एसेट्स है दैट आर फॉर, एक सेकेंड आई एक्सप्लेन यू, परसेंटेज ऑफ एसेट्स that were spent to run a mutual fund. It includes fees like advisory, travel, this. Expense ratio does not include brokerage and trading. ठीक है, does not important है और इसको ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो expense ratio यहाँ पे क्या आपको बोल रहा है, which of the following statement about expense ratio is incorrect? We know it is the percentage of income, ये रन करने के लिए एडवाइजरी वगैरह होता है। इट इंक्लूड्स ब्रोकरेज, हमने क्या देखा, इट डज नॉट, ठीक है, तो ये गलत है। हाई एक्सपेंस रेशियो कैन सीरियसली अंडरमाइन द परफॉर्मेंस, ये भी होता है। तो आपको आंसर पूछ रहा है, आंसर इज डी ओनली 1, दिस इज इनकरेक्ट, ओके, सॉरी ओनली 3, ये आपका इनकरेक्ट पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं सॉर्टिनो रेशियो, इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर दी हुई है। इट इज ये कंसिडर करता है यूजेस ऑफ डाउनसाइड डेविएशन एंड टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये नोट्स में दिया, प्लीज रिवाइज कर लेना। सो एमसीक्यू में दिस कैन कम, ओके ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका आ रहा है डिविडेंड इक्वलाइजेशन का। हमने एंट्री लोड देखा, एग्जिट लोड देखा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न देखा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन का। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या बोल रहा है, ओके पॉज एंड अंडरस्टैंड। आज टुडे मैंने एक म्यूचुअल फंड में परचेज करा हुआ है 10,000 रुपीज का। आप लोग एक महीने बाद आते हो, आज एनएवी है 10 रुपीज, आप लोग एक महीने बाद आते हो तो भी एनएवी 10 रुपीज है। हाउ इज दैट जस्टिफाइड कि जो एक महीने बाद आ रहा है उसको भी 10 पे करना पड़ रहा है और मुझे आज भी 10 पे करना पड़ रहा है? इज दिस जस्टिफाइड? नो। एक महीने में बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, कैश बढ़ा होगा, डिविडेंड आया, कुछ आपने डिविडेंड पे करा, मे बी इंटरेस्ट आया, वट एवर कैश चेंजेस, तो एनएवी वोंट बी द सेम। तो जो नए लोग आएंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे, क्या वो कुछ अमाउंट पे करके आएंगे? इतने टाइम का जो प्रॉफिट हुआ, जो सिर्फ मेरा था, वो प्रॉफिट का शेयर वो पे करके आएंगे ताकि हम एक लेवल पे आ जाए। सो दिस इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 महीने बाद छोड़ के जा रही हूँ,
तो क्या मुझे 10 रुपीज ही मिलेगा? नो। तो मेरा जो 2 महीने का प्रॉफिट है वो भी मुझे पे करना पड़ेगा, वो आप मुझे पे करोगे। सो दैट इज हाउ इट विल बी फेयर टू मी ऑन माय पार्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। तो यहाँ पे मेरे आ जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट वैल्यू एंड यहाँ पे टोटल वैल्यू। ओके, ये मैं कैसे निकालूंगी? सबसे पहले ओपन एंडेड स्कीम है म्यूचुअल फंड की, उसमें 300 लाख यूनिट्स है। दिस आपका इनकम ऑफ अप्रैल कितनी है, ये हम बात कर रहे हैं इनकम ऑफ अप्रैल की। इनकम ऑफ अप्रैल मेरी कितनी है? 22.95। मेरे इनिशियल यूनिट्स कितने थे? 300। तो मेरा पर यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगा? यूज योर कैलकुलेटर्स। 22.95 बाय 300 0.0765। ठीक है, ये मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ अप्रैल, ये इस इनिशियल एनएवी दिया 18.7, 6 लाख यूनिट्स इशू करे आपने, तो आपके वो ऐड होंगे माइनस होंगे? मैंने काफी लोग के पेपर में देखा है वो माइनस कर देते हैं। ये इशू करे यूनिट 6 लाख के, ठीक है, ऐड हुए, प्लस 2% लोड। ओके, जो भी था एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। अब इनसे मैं जो प्रॉफिट था अप्रैल का पर यूनिट का वो मैं ले लूंगी, तो ये इनको पे करना पड़ेगा, जो मुझे मिलेगा एज ए म्यूचुअल फंड एंटिटी कितना? 459। तो मेरा यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 306 प्लस 0.0765, ये तो सेम रहेगा। 22.95 प्लस 0.459, 23.409। आप लोग ये दोनों फिगर्स को डिवाइड करके भी देख सकते हो, आंसर विल बी द सेम। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मे की इनकम। मे की आपकी इनकम कितनी हो गई? 34.425। इजिली मैं यहां लिख लूंगी। यहाँ पे यूनिट 306 हो गए, टोटल मैं निकाल लूंगी कैसे? 34.425 बाय 306.1125। तो मेरा टोटल कितना आ गया? यूनिट्स मेरे सेम थे, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, और यहाँ पे 34.425 प्लस 23.409, 57.834। कोई क्वेरी इसमें? आपको बोल रहा है इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल। ओके, सो उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल। इशू प्राइस कितना था एट द एंड ऑफ अप्रैल? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एट द एंड ऑफ अप्रैल इट इशूड 6 लाख यूनिट्स। ओपनिंग एनएवी, तो ओपनिंग एनएवी था 18.75। सो मेरा ओपनिंग एनएवी 18.75 प्लस 2% लोड। सीधे बोल रहा है लोड आपको प्लस करना, आप जब परचेज कर रहे हो तो यू नीड टू पे इट। तो 18.75 का प्लस 2% 375। उसके बाद एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, हमने यहाँ पे क्या करा था? इशू करे थे तो हमने डिविडेंड इक्वलाइजेशन ले लिया था। क्यों? क्योंकि उतने टाइम का बाकी होल्डर्स का भी तो प्रॉफिट है। कितना है? 0.0765। तो मेरा यहाँ पे प्राइस कितना आ गया? 18.75 प्लस 0.375 प्लस 0.0765, 19.2015। ओके, अब आपको नेक्स्ट पूछ रहा है रीपर्चेज प्राइस। तो रीपर्चेज प्राइस के लिए वो क्या कह रहा है? आर रीपर्चेज्ड एट ओपनिंग एनएवी, तो 18.75। ओके, 18.75 लेस एग्जिट लोड, हमें पता है एग्जिट लोड लेस होएगा 0.375, एडजस्टेड फॉर इक्वलाइजेशन। यहां हमने रीपर्चेज के टाइम इक्वलाइजेशन इन लोग को पे करा है। ठीक है, तो इनको पे करा इक्वलाइजेशन 0.189। मेरा वैल्यू कितना है? 18.75 2% प्लस 0.189। ठीक है, 18.564, ये कितना है? 19.205। गुड टू गो, प्लस ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बोल रहा है वो, नेक्स्ट आपको बोल रहा है वो हाँ, नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है? नेट एसेट वैल्यू निकालनी है 30 जून को। तो सबसे पहले आपका, आपने इशू कितने के क्या करे थे?
18.75 के आपने इशू करे थे, कितने यूनिट्स? 300। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा वैल्यू अप्रिशिएट कितनी हुई आपकी? 425। फिर आपने जो यूनिट्स इशू करे उससे पैसा आएगा 19.2015 था फॉर 6 लाख यूनिट्स। फिर आपका एक और चीज क्या आ जाएगा? इनकम जो आपकी हुई अप्रैल मई जून की, ये प्लस करके, तो 18.75 इंटू 300, 5625। वैल्यू ये आ गई 19.2015 इंटू 6, 115.209। और इनकम तीनों प्लस करके लिख दो, 22.95 प्लस 34.425 प्लस 45.45, तो 102.825। ये चारों चीजें हमने लिख ली यहाँ पे, ये देख लो। आपका ओपनिंग वैल्यू, अप्रिशिएटेड, फ्रेश यूनिट्स और इनकम माइनस कर दिया आपने जितने यूनिट्स रिपर्चेज करे थे, 3 लाख यूनिट जो भी प्राइस निकाला था। इनकम जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करी 71.9019 की, चेक इट ओवर हियर। ये जो हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी, इससे आपका कैश कम हुआ ना, ये माइनस करके आपका ये आ गया क्लोजिंग वैल्यू डिवाइड बाय क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स 303। यहां से आपका एनएवी आ गया। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? सन मून म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी चाणक्य, देयर वर 3 प्लान्स। ए आपका डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, बी बोनस, सी ग्रोथ प्लान। एट द टाइम ऑफ आईपीओ ए बी सी 3 इन्वेस्टर्स थे जिनने एक एक सिक्योरिटी चूज कर ली। हिस्ट्री ऑफ फंड दिया, एक आपका हो गया, आपका जो ए प्लान है दैट इज री इन्वेस्टमेंट प्लान। सो जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो यहाँ री इन्वेस्ट हो जाएगा। बी आपका बोनस प्लान एंड सी इज योर ग्रोथ प्लान। ओके, नाउ व्हाट वील डू इज, फर्स्टली all 3 securities are on 31st July, all 3 investors redeemed their balance units. Calculate annual rate of return for each investors. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10% लगेगा और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दैट इज एसटीटी विल बी 2% ऑन सेल और रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स। सो सबसे पहले वील सी जो डिविडेंड वाला है, हाउ विल यू डील विद इट। सो इसका ये फॉर्मेट है, आई वुड वांट यू ऑल कि ये याद कर लो एंड विद टाइम यू ऑल विल अंडरस्टैंड ऑल्सो कि किस कॉलम की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, सो सबसे पहले आपका आता है चारू का जो है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सबसे पहले क्या है आपकी फर्स्ट डेट, वेट आई गेस सबको पढ़ते बन रहा है इससे, ये क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले डेट आपका क्या है, आपका जब इन्वेस्टमेंट हुआ था फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1999, 1999 मेरा कितना इन्वेस्टमेंट था, 1 लाख। ये सब नहीं था, एनएवी तब था 10, यूनिट्स थे 10,000, सो क्लोजिंग यूनिट्स भी यहाँ पे हो गए 10,000। ओके, फिर क्या हुआ ऑन व्हाट्स द डेट, 28/7/2003, 28/7 जुलाई 2003 को आपने क्या करा, डिविडेंड दिया 20% का। सो यहाँ पे 20% डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड कितना हो गया, 10,000 इंटू 10 का 20%, तो 20,000। एनएवी कितना था यहाँ पे, 30.7। क्वेश्चन से ही करते जा रही हूं मैं। सो 20,000 डिवाइड बाय 30.7, 651.4647 ले लेंगे हम इसको, मेरे यूनिट्स आ गए। सो क्लोजिंग यूनिट्स कितना आ गया, 10651.47। गुड टू गो। फिर क्या हुआ, 31 मार्च 2004, 31 मार्च 2004 को आपने 70% डिविडेंड डिक्लेयर करा। तो 70% किसका हो गया आपका, कितने यूनिट्स हो गए, 10651 इंटू 10 का आपका हो गया 70%, तो 74,560.26 का डिविडेंड हुआ। तब एनएवी कितना था, 58.42 क्वेश्चन में गिवन है, 58.42 डिवाइडेड बाय 58.42 से आपके यूनिट्स आ गए 1276.28, तो टोटल कितना हो गया 119। क्वेश्चन में देख ले क्या कर रहा है वो,
सो यहाँ पे 20% के लिए 651.47 यूनिट्स इशू हुए थे, 651.47 यूनिट्स इशू है। नेक्स्ट स्टेप पे 1276.28 यूनिट्स इशू है, 1276, तो टोटल हो गया 119275, 119275। ऐसे हर एक स्टेप का निकाल के आपके और भी जो डेट्स है, आप आ गए 31 जुलाई 2009। सो दिस करके 31 जुलाई 2009 को आपका क्या आ गया फाइनली, यहाँ पे क्या हुआ आपका, लास्ट जो आपने डिविडेंड दिया था ये वैल्यूज है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, आपने जब रिडीम करा लास्ट डे के एनएवी में जो था 53.75, यहाँ पे आपने कितने यूनिट्स आ गए, ये वाले यूनिट्स 14906 यूनिट्स इनटू दिस, आपने इतना रिडीम करा। सबसे पहले इसमें लगेगा 2% एसटीटी, 0.2%, तो आ गया 1602। सो आप निकालो, कैलकुलेटर्स यूज करो, 14906.16 इंटू 53.75, तो मेरा आ गया 801205, आपका आ गया लास्ट का। फिर आपने माइनस 0.2% करा, आपका आ गया 799603, ये आपका क्या आया, नेट अमाउंट रिसीव्ड। अब उसने एसटीटी भी लगाने, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बोला था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसमें होएगा, सबसे पहले तो जो मेरे 14,000 समथिंग यूनिट सेल हुए थे से 14607 से इंटू 53.75 माइनस 48.1, शॉर्ट टर्म क्या होता है जिसमें एक साल से कम होता है, तो ये 24 मार्च 2009 का, और यहाँ पे 31 जुलाई 2009। सो अप्रैल मई जून जुलाई, सो 4 मंथ्स का, विच इज लेस देन 12 मंथ्स। ये हम क्यों नहीं लेंगे, दिस इज मोर देन 12 मंथ्स, तो इससे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, अब कैच क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो तुमने पहले एसटीटी माइनस करा, जो ये वैल्यू है 53.75, 53.75 पे पहले आपने टैक्स पे करा था एसटीटी 0.2%, तो ये माइनस करके कितना हुआ 53.6425। ओके, सो फाइनली क्या करा मैंने यहाँ पे, फाइनली जितना आपको टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म गेन होएगा, गेन जब आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाला, उसमें आपने पहले टैक्स पे एसटीटी कर चुका है, तो उसके बाद की आप वैल्यू लोगे, इससे माइनस हम क्या करेंगे 48.10 लेस 48.10, तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 53.6425 माइनस 48.1, 5.5425 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आए लास्ट के, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ गए लास्ट के आपके 1143, लास्ट में आपने इतने ही बाय करे थे ना जो रिडीम करे, इंटू 1144.1144.43, ओके 1144.43, सो इंटू 1144.43, तो ये आ गया 6343। अब इससे क्या हुआ आपका का 10% आप निकालोगे तो 634 मेरा आ जाएगा शॉर्ट टर्म। फिर मेरा नेट ऑफ टैक्स इतना वैल्यू डिवाइड माइनस द इन्वेस्टमेंट, ये मेरा टोटल रिटर्न है, दिस रिटर्न डिवाइड बाय दिस इंटू 12 बाय 124 इंटू 100, 12 इज नंबर ऑफ मंथ्स, और ये 124 कितना करा, 124 मेरा होल्डिंग पीरियड है। 124 कैसे आया, आपने इन्वेस्टमेंट कब से था, 1 अप्रैल 1999 से कब तक था, 31 जुलाई 2009, तो इसका आप पीरियड निकाल लेना, सो इट विल बी 124 मंथ्स, अप्रैल से लेके ये आपको हो गया 2000, मार्च का 2000, ऐसे 1 2 3 9 इयर्स करके आप निकालोगे, सो इट विल बी 124 मंथ्स। अब नेक्स्ट आपका आ गया बोनस प्लान। बोनस बहुत इजी है, आपके इतने यूनिट्स थे, अब यूनिट्स का क्या हुआ, इसमें बोला है सबसे पहले यूनिट्स का 5:4 1:3, 5:4 मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी 5 यूनिट, मतलब मुझे 5 यूनिट्स मिलेंगे फॉर एवरी 4 यूनिट्स हेल्ड, तो 10,000 इंटू 5/4, सो इट इज 12,500। तो ऐसे आपने यूनिट्स निकाल ली, एनएवी पर यूनिट, एक एक करके यू हैव कैलकुलेटेड, अगेन एसटीडी माइनस हुआ, नेट अमाउंट आ गया, आपने यहाँ पे वैल्यू शॉर्ट टर्म की निकाल ली, एंड आपने एनुअलाइज रिटर्न निकाल लिया, एंड लास्टली आपका रिडेम्पशन वैल्यू क्या आया, ग्रोथ स्टेज में तुमने 10,000 यूनिट्स बेचे 82.07 में, एसटीटी माइनस कर लिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 0 आएगा बिकॉज आपने बीच में कुछ बाय ही नहीं करा था, सारा लॉन्ग टर्म का गेन है, अकॉर्डिंगली यू हैव कैलकुलेटेड योर रिटर्न। ऑल्सो यहाँ पे आपने जो 124 मंथ्स निकाला वो आपका कैसे आया,
1 अप्रैल 1999 से मेरा इन्वेस्टमेंट था 31 जुलाई 2009 तक, तो 1999 ईयर के कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। ओके, ये जुलाई 2009 के कितने मंथ्स हो गए? 7 मंथ्स। बीच में कितने ईयर्स बचे? ईयर 2000, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2001 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे 9 ईयर्स पे 12 मंथ्स, तो ये कितना हो गया? 9 इंटू 12 108 plus 9 plus 7 equals to 124 months. Got it? So that's how it is done. इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं from very long time. It has not been asked in the exam. Okay. अब ये वापस आते हैं म्यूचुअल फंड में कि एनएवी, ओके, होल्डिंग पीरियड रिटर्न में जो हमने देखा था, बिगिनिंग का एनएवी है, एनएवी एट ईयर 0 इज 20 रुपीज, आपकी इनकम हुई और कैपिटल गेन हुआ 0.0375 एंड 0.03। ओके, उसके बाद इसका टोटल कितना हो गया? 0.0675। देन आपका मंथ एंड का जो एनएवी था, एनएवी एट मंथ एंड इज 20.06। अब मुझे निकालना है मंथली रिटर्न। सो हम रिटर्न कैसे निकालेंगे? चेंज इतना हुआ, मेरे को इतना कैप गेन हुआ और बीच में मुझे इतना मिला था, डिवाइडेड बाय ओपनिंग into 100. Please use your calculator and calculate 0.06 plus 0.0675 by 20 into 100. So ये आपका आ गया 6.6375%। ये कितने टाइम पीरियड का है? बिगनिंग 1 मंथ का, तो एनुअल का कितना आ जाएगा? 7.65 इंटू 12 से आपका आ गया एनुअल का 7.65%। गुड टू गो, गुड टू गो। अब नेक्स्ट है 17th में भी ऐसे ही करना है, 17th का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या बोल रहा है, मैं एक बार निकाल देती हूँ। इन्वेस्टर परचेज 3000 यूनिट म्यूचुअल फंड का एट 12.25, उसको मिला 1.25 प्लस 1 रुपीज एज कैपिटल गेन। ठीक है, डिविडेंड और कैपिटल गेन। आपको एनएवी एज ऑन 31 दिसंबर दिए 13 रुपीज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एनएवी निकालो, ये तो आप लोग निकाल लोगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 दिसंबर इफ ऑल डिविडेंड्स कैपिटल गेन री इन्वेस्ट हो गए। अब हम तो देख चुके हैं री इन्वेस्ट वाला, तो इसने सारा कितना री इन्वेस्ट करा? एट 12.5। ये क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए 12.5 में हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो 1.25 प्लस 1 मेरा इंटू 300 यूनिट्स, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ गया जितना मैं री इन्वेस्ट करूंगी इंटू 300 इज 675 रुपीज। 675 रुपीज को मैं कितने से री इन्वेस्ट कर रही हूँ? 12.5 से। सो मेरे कितने यूनिट्स आ गए? 54 यूनिट्स। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आ जाएगा यहाँ पे? फाइनली एक सेकेंड, मेरे 354 यूनिट्स की वैल्यू एज पर 13 कितनी हुई? 354 इंटू 13 4602। सेकेंड, दिस इज 4602, दिस इज 354 इंटू 13 और उसके बाद 3675 मेरा क्या था? 300 इंटू 12.25। ठीक है, ओपनिंग का, इससे ये आ गया डिवाइडेड बाय द ओपनिंग, मेरा आ गया होल्डिंग पीरियड रिटर्न। गुड टू गो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अ बिट ट्रिकी बट वेरी इजी क्वेश्चन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक स्टडी म्यूचुअल फंड की दी है, एसेट वैल्यू बिगिनिंग में 65.78, एनुअल रिटर्न है। ठीक है, इट इज एनुअल रिटर्न। अगर एनुअल रिटर्न 15% की है और ये बात कर रहा है मंथ का, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना होएगा? 15/12। ओके, 15 डिवाइड बाय 12 इट्स 1.25%। गुड टू गो। उसके बाद क्या बोल रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल गेन हुए थे 0.5, 0.32 हो गया 0.82। ये हम ऐड कर देते हैं, आपको पता है। एनएवी आपको निकालना है, कैलकुलेट द मंथ एंड नेट एसेट वैल्यू। ओके, तो बहुत ही इजी हो गया। सबसे पहले आप कैसे निकालते थे? एनएवी 1 का माइनस एनएवी एट ईयर 0 जो इतना आपने लगाया था, प्लस आपने जो डिविडेंड अर्न करा है, डिवाइडेड बाय द ओपनिंग एनएवी इक्वल्स टू होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ऐसे अपन निकालते थे। अब ये कितना आया? x माइनस 65.78 प्लस 0.82 बाय 65.78 इज इक्वल्स टू 1.25। इससे आपने कैसे निकाल लेना? 65.78 का 1.25% प्लस 65.78 माइनस 0.82,
सो 65.78 यहाँ पे मेरा आंसर आया है। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, ब्रीफ कमेंट दो एनएवी पे। मंथ एंड का स्टार्टिंग का मेरा एनएवी कितना था 65.78, एंड का मेरा एनएवी कितना है 65.78, क्या चेंज हुआ, तो कमेंट आ जाएगा देयर इज नो चेंज इन एनएवी, फुल स्टॉप, सिर्फ इतना सा है ये। ओके, मिनट। सो ये क्वेश्चन आपने देखा, इसमें इतना कुछ है ही नहीं जितना वो बना रहे हैं, इजिली आप कॉन्सेप्चुअली चलोगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक इन्वेस्टर है मिस्टर वाई, उसने 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है। ठीक है, वाई की बात हो रही है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिए, एनएवी एट द टाइम ऑफ परचेज, कितना डिविडेंड मिला, क्लोजिंग एनएवी, इफेक्टिव यील्ड। अब क्या हुआ, उसने मिसप्लेस कर दिया अपने डॉक्यूमेंट्स, उसको अब निकालनी है डेट ऑफ हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, एक एक करके चीज निकालनी। सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स ईच स्कीम के, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालोगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय कितना एनएवी था, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे एक्स के, 2 लाख बाय 10.3, एक्स का कितना आ गया, एक्स वाई एंड जेड 19417.47, ओके, y का 4 लाख बाय 10.1, ओके, सो इट इज 39603.96, देन 2 लाख बाय 10 20,000 आ गया आपके z का, गुड टू गो, इजी क्वेश्चन, 2 मार्क्स का पार्ट आएगा, डन। अब क्या बोल रहा है आपको, टोटल एनएवी निकालना है एज ऑन 31 मार्च 2025, ओके, सो आपको टोटल नेट एसेट वैल्यू निकालना है एज ऑन 31 मार्च 2025, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू आप क्लोजिंग एनएवी कर दोगे, क्लोजिंग एनएवी यहां दिया हुआ 10.25, 10.2, तो इसका कितना हो गया 39603 9.6, इसका कितना हो गया 10.25 इंटू 19417.47 199029, और फिर उसका कितना हो गया 10.2 इंटू 20,000, ओके, सो 2,04,000, ये आपका हो गया। अब आपको टोटल निकालना है, तो इसका टोटल प्लस कर दो, टोटल कितना हो 2,04,000, 396,039.6 प्लस 199,029, ये हो गया मेरा 799,068, ओके, वील जस्ट लुक थ्रू द सोल्यूशन वंस कि आंसर क्या क्या आ रहे हैं, ये हमने निकाले, 799,068 हमारा भी आ गया, परफेक्ट, सारे यूनिट्स निकालिए, सबसे पहले यूनिट्स दिस बाय दिस 1947 दिस, और ये आपने आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, टोटल यील्ड निकालना है इन्वेस्टमेंट का इन परसेंटेज। टोटल यील्ड कैसे मैं निकालूंगी इन्वेस्टमेंट का, क्लोजिंग मेरा इतना हुआ, ओपनिंग मेरा 2 लाख था, 199,029 माइनस 2 लाख प्लस हमें मिल रहा है डिविडेंड डिवाइडेड बाय जो मेरा वैल्यू था। ठीक है, सो ये कितना हो गया 199,029 माइनस 2 लाख प्लस 6,000, सो ये मेरा पहले तो आ गया 5029। सो यहाँ पे अब सोल्यूशन में ही देख लेते हैं, सीधे 5029 अपना भी आया यहाँ पे, ओके, व्हाट दे डिड वाज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस योर यील्ड, ऐसे तीनों के आ गए डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल कैसे आया आपका, बेसिक 2 लाख प्लस 4 लाख 6 लाख प्लस अगेन 2 लाख 8 लाख, सो इससे आपका आ गया टोटल यील्ड 1.25%, ओके। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज द इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड, हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज, ओके, गिव इट अ पॉज, दिमाग लगाओ, मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास यील्ड है, क्या मैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल लूंगी, यस, सो अब मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न का क्या फॉर्मूला रहता है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इक्वल्स टू चेंज जितना एनएवी में हुआ प्लस रिटर्न डिवाइड बाय ओपनिंग एनएवी इनटू 100। अब यहां उनने क्या करा, व्हाट दे डिड ओवर हियर वाज, आपको यहाँ पे होल्डिंग पीरियड रिटर्न था, यील्ड आपको दिया है, ये फर्स्ट फॉर्मूला। अब एनुअलाइज्ड रिटर्न का फॉर्मूला क्या रहता है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इनटू 12 बाय नंबर ऑफ मंथ्स, सो इसका आपने उल्टा कर दिया, 365 डेज अगर आपने यहाँ लिखा बाय नंबर ऑफ डेज, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे आ गया आपका, यू नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज, तो एनुअल रिटर्न फॉर्मूला समझो पहले,
एनुअल रिटर्न इक्वल्स टू होल्डिंग पीरियड रिटर्न इंटू 365 बाय एन. वी नीड टू कैलकुलेट एन. हमारे पास एनुअलाइज्ड है, होल्डिंग पीरियड है, होल्डिंग पीरियड हमने अभी निकाला, तो एन कैसे आ जाएगा, HPR इंटू 365 बाय एनुअल रिटर्न. यही करा, HPR इंटू, ये हमारा HPR इंटू 365 बाय एनुअल रिटर्न. सो ऐसे इन्हें 95 डेज निकाल लिए. ओरिजिनल डेट आपको क्वेश्चन में गिवन था, सॉरी, और आपको स्टार्टिंग डेट पता था. यहाँ पे एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या पता था आपको, नंबर ऑफ डेज. अगर आपने नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज ऑन 31 मार्च 25 को आपने नंबर ऑफ डेज कितना हुआ, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करोगे. 95 डेज जो आए हैं उनको रिवर्स कैसे हम करेंगे, सबसे पहले मार्च के कितने मंथ हो गए, कितने डेज हो गए मार्च के, 31. फरवरी के कितने डेज हो गए, 28. देन जनवरी के अगेन 31. ये कितना हुआ, 31 प्लस 31 प्लस 28, 90 डेज. देन 5 मोर डेज और पीछे जाना, तो 31 में माइनस 5 कर दोगे तो या तो 26 या तो 27. ये आपका आंसर आ गया. विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? गो स्लो. भले ही दो डेट्स लिखाना, दिस और दिस, बट दोनों ही करेक्ट रहेंगे. अगर आप 31, 38, 28, 29, 27, सॉरी पीछे से भी जाओगे तो भी, तो 27 भी सही है और 26 भी सही है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, नंबर ऑफ यूनिट्स, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यील्ड, ये निकालना. बट उसमें क्या है, ये क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग पास्ट परफॉर्मेंस ऑल 3 स्कीम्स की 1 साल तक चलेगी. जो भी इनकी परफॉर्मेंस है वो 1 साल तक चलेगी. व्हाट एक्शन शुड इन्वेस्टर टेक? अगर ये आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक सेकेंड. अगर मुझे ए बी सी में इतने इतने रिटर्न्स मिल रहे हैं तो मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे ऑब्वियसली सी पे इन्वेस्ट करना चाहिए. ए और बी से पैसा निकाल के मुझे सी में डालना चाहिए. What action the investor should take? What will be the expected return for the next 1 year after the action? तो वो तो 15% रहेगा. But there is a twist. इसमें जो number of days आए हैं ना, आपने म्यूचुअल फंड 300 डेज करा, ये 124 डेज, ये 195 डेज. तो इसने क्या लिखा, if past of all 3 schemes continue 1 year, investor should redeem units in A, B and invest in C. Expected return 15%. बहुत बेसिक बच्चों जैसा आंसर मैंने यहाँ दे दिया था. अब कैच ये क्वेश्चन पे यहां आया है, what will your answer as in point 6, will your answer as above point number 6 change? अगर म्यूचुअल फंड चार्ज कर रहा है 5% लोड, अगर इन्वेस्टमेंट रिडीम कर दी विद इन 1 ईयर, इफ सो देन इन्वेस्टर क्या करेगा. अब 5% एक्स्ट्रा पे कर रहे. फॉर एग्जाम्पल ए में मेरे को कितना परसेंट मिल रहा था, 9%. अगर 9% जो मुझे ए में मिल रहा है, एक्स्ट्रा 5 लगेगा, 9.7 प्लस 5, तो वो तो कोई फायदेमंद डील नहीं हुई. अब आप क्या करोगे, ए पे डेज कितने थे, 300, तो ए में आप क्या करोगे, और 5 दिन बाद ए का आप पैसा निकालोगे, बी का राइट अवे निकाल लोगे. भले 5% लग रहा है, ए के लिए यू विल वेट फॉर 5 मोर डेज. So if mutual funds are charging exit load of 5%, investment is redeemed within 1 year, then investor should redeem B now and A after 65 days. क्यों, ताकि 365 days हो जाए. बस इतना करना और C पे लगाना. यहाँ हमने कैलकुलेशन दिखा है which you can go through. फिर आपका नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, ये जो 2 क्वेश्चंस है ना, 24th एंड 25th, आई विल नॉट डू दिस राइट अवे बिकॉज ना ये अभी अभी आया है, सो इसके आने के एग्जाम पे चांसेस काफी कम है. नवंबर 24 अटेम्प्ट में ही आए हैं. ओके ओके, सो लास्ट मेरा एक हेज फंड का क्वेश्चन है. हेज फंड के क्वेश्चन में क्या हुआ था, मैं हेज फंड का कॉन्सेप्ट बताती हूँ. हेज फंड के कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, जो आपके बड़े बड़े मैनेजर्स रहते हैं ना, फंड मैनेजर्स, ये उस बेसिस में होता है. आई शो द नोट्स. इसमें क्या होता है, बहुत रेगुलेटेड स्कीम नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने पैसा लगाया है. ओके, सो मैंने क्या बताया, बहुत रेगुलेटेड नहीं है, लेस रेगुलेटेड है. और ये आपका परफॉर्मेंस फी चार्ज करता है. हेज फंड मैनेजर्स फीस लेते हैं, एक तो फिक्स्ड फीस लेते हैं, एक इंसेंटिव फीस. इंसेंटिव फीस क्या होती है, हमने बोल दिया अगर तुम्हें 21 रुपए से ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो हम फीस लेंगे. तो 25 रिटर्न आया माइनस 21, 4 हुआ, 4 का 1% हमारी फीस होगी. तो रिटर्न इन एक्सेस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू अचीव्ड एट इंसेप्शन. इंसेप्शन में जितनी वैल्यू बोली थी उसके ज्यादा वैल्यू मिली तो आपका ये हेज फंड की फीस चार्ज होती है. अब
हेज फंड का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार्ट में करके बताऊंगी. ANP plan, a hedge fund currently has 20 crore. Fund manager charges 0.1% of portfolio asset. तो वो क्या चार्ज करेगा? फिक्स्ड फी. फिक्स्ड फी होगी आपकी 0.1% ऑफ 20. ओके, ये आपका आ गया. 20 का 0.1% निकाल लो, कितना हो गया? 0.02 CR. कुछ नहीं करा इसमें. इन एडिशन वो इंसेंटिव फी ले रहा है 2% की. इंसेंटिव फीस हमेशा लिंक होती है ग्रॉस रिटर्न में of the portfolio maximum value achieved since inception of the fund. So maximum value जो आपने बोली है वो है 21 करोड़. So 21 करोड़ से अगर ज्यादा आया तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फीस. अगर इस साल का रिटर्न है 29%, सो 20 का 129% में करूंगी. 20 प्लस 29% इज 20 का 125%. एक सेकेंड. 20 plus 29%, 25.8, 20 into 129%. ओके, सो 25.8 मेरा आया. मेरे वैल्यू कितना था? मैक्सिमम 21, एक्स्ट्रा 4.8. तो मेरा इंसेंटिव फीस कितना मिलेगा? 2%. 4.8 का 2% कितना हुआ? 0.096. तो 0.096 प्लस 0.02 इंटू 1 CR, तो मेरा ₹116,000 ये वैल्यू है मेरे रिटर्न. ये वैल्यू है जो फीस मिलेगा CAX को. ठीक है, यहां चेक कर ले. सेम. अब रिटर्न 4.5% है तो 2 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा. अब 4.5% में मेरा वैल्यू आ रहा है इतना 21 करोड़, नहीं टच हो रहा, तो इंसेंटिव फी नहीं मिलेगा. और जब रिटर्न नेगेटिव है तो आपको फिक्स्ड फीस देना ही पड़ेगा. सो दिस इज इट अबाउट चैप्टर म्यूचुअल फंड. ये मैंने काफी वेराइटी ऑफ अराउंड 15-20 क्वेश्चंस करा दिए. यू नीड टू री रिवाइज इट अगेन एंड अगेन सो दैट आपका एग्जाम पे जो बेसिक पॉइंटर्स है ना वो मिस ना. मैंने काफी चीजें यहाँ पे हाईलाइट करके दी हुई है जो इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो गो थ्रू दैट वंस कि कौन कौन से जैसे बोल्ड पॉइंट्स है, ये बोल्ड पॉइंट वॉट एवर इट इज, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेंटेन रहे. ओके क्लास, थैंक यू. दिस इज डन फॉर द डे. थैंक यू सो मच.